हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रवीण चौबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पार्क एडुकॉर्प के इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, तो आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं हिस्ट्री की एक नई क्लास। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ नए और इंटरेस्टेड टॉपिक्स। तो जैसा आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका वो प्यार मेरे साथ बना रहेगा। और आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें और बहुत सारी इतिहास से संबंधित वो बातें लेकर के आऊँगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत सारी ज़रूरी हैं। क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, हमें अपने पूर्व के बारे में जानना चाहिए, ताकि आने वाले समय को, आने वाले फ्यूचर को हम अच्छा बना सकें। तो फिर से स्वागत करते हैं आपका। और पहला टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जिस क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्जाम के लिए भी। तो हम बात करने जा रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में करने के लिए अगर हम समय देखें तो बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि मात्र 23 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है या इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन एक मूवी है जिसका एक डायलॉग है, आपको भी पता होगा, कि राजेश खन्ना एक मूवी में अमिताभ बच्चन से कहता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इस डायलॉग को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इनकी जिंदगी लंबी तो नहीं थी, पर इन्होंने अपनी जिंदगी को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाला जो समय है, आने वाला जो इतिहास है, आने वाले जो लोग हैं, वो भगत सिंह के बगैर भारत के इतिहास को, भगत सिंह के बगैर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, या भगत सिंह के बगैर भारत को नहीं बता सकते, नहीं पढ़ा सकते, नहीं जता सकते। तो हम बात करेंगे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भारत पुत्र भगत सिंह के बारे में। देखिए, भगत सिंह की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इनके जन्म से। भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907, गांव है बंगा, ये वर्तमान में जिला पड़ता है लायलपुर। लायलपुर जिले में पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य है, वहां पर हुआ था। और शुरुआती जो इनके पिताजी थे, जो इनके फादर थे, उनका नाम किशनलाल और मदर का नाम विद्यावती था। ये इनके फादर थे और इनकी मदर का नाम विद्यावती था। देखिए, भगत सिंह जिस परिवार से आते थे, वो शुरुआती दौर से इनके दादाजी और इनके चाचा, इनके पिताजी, ये लोग खुद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और कहा जाता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था, यानी 1907 को जब इनका जन्म हुआ 28 सितंबर को, तो किशनलाल वगैरह ये लोग जेल में बंद थे। और जिस दिन इनका जन्म हुआ तो जेल से छूट करके आए। तो जिस परिवेश से आते थे उस परिवेश में क्रांति जुड़ी हुई थी, क्रांतिकारी लोग थे शुरू से, तो वो स्वाभाविक था कि वे सारे गुण इनके अंदर ऑटोमेटिकली आते रहे। अब उस दौरान पढ़ने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इनके घर वालों ने इनकी शुरुआती शिक्षा की जो व्यवस्था की, स्टार्टिंग जो इनका एजुकेशन रहा वो दयानंद हाई स्कूल, ये वहीं इनके घर के पास एक स्कूल था, जहां पर प्राचीन तरीके की शिक्षा या भारतीय विधि द्वारा शिक्षा दी जाती थी। वहां से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। और मात्र जब ये 13 या 12 साल के थे, एक छोटी सी उम्र में एक घटना ने इनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, आप जानते हैं कि एक अमृतसर में एक जगह है
जहां पर 1919 का एक घटना घटित हुई, जहां जलियांवाले बाग में एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑर्डर कर दिया था गोलियां चलाने का, जिसमें 1000 के आसपास लोग मारे गए थे। निहत्थे लोग, जो बेगुनाह लोग थे, मारे गए थे। और इस घटना से भगत सिंह के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वहीं से कहीं ना कहीं इनके मन में विचार आ गया कि हमें जो है अंग्रेजों को भारत से भगाना ही होगा। शुरुआती दौर में गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे, कहा जाता है असहयोग के लिए गांव में घूम घूम के लोगों से बात किया करते थे, गांधी के बारे में बात किया करते थे। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनकी विचारधारा और गांधी की विचारधारा में बहुत ज्यादा अंतर था। गांधी जहां असहयोग की बात करते थे, गांधी जहां सत्याग्रह की बात करते थे, भगत सिंह का दिमाग उन विचारों से थोड़ा सा अलग, क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ था और ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करवा लिया जाए। देखिए, सक्रिय रूप से अगर हम लोग बात करें तो 1922 में एक घटना घटती है। गुरुद्वारा नानक साहब, ये इनके घर के पास एक गुरुद्वारा था, जहां पर एक, जैसे जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, एक इसी तरह की और घटना होती है जहां पे कुछ निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। और इस घटना का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है और भगत सिंह यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि उम्र तो इनकी कम थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे लोगों का ग्रुप बना के, अपने छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना के उनके मन में क्रांतिकारी भावनाओं का विकास करना इन्होंने शुरू कर दिया। और शुरुआती दौर में ये सारी घटनाएं इनके साथ, जब छोटे बच्चों के साथ कोई गेम खेल रहे हो, कोई प्ले कर रहे हो या अन्य माध्यमों से अपने जो विचारों का ये प्रसार करना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक संस्था की स्थापना करते हैं 1926 में, भारतीय नौजवान सभा। 1926 में इस संस्था की स्थापना करते हैं और युवाओं को इसके साथ जोड़ना शुरू करते हैं। और यहीं पे एक घटना होती है, लाहौर में एक बॉम्ब फट जाता है। अंग्रेज इस लाहौर वाली घटना को इस संस्था के साथ जोड़ते हैं और पहली बार भगत सिंह को, देखिए ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह को पहली बार 1926 में भारतीय नौजवान सभा के द्वारा, हालांकि कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था, इनको फंसाया गया था, लेकिन जो भी रहा हो, लाहौर में एक बम घटना होती है जिसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि एक मुचलके पे थोड़े समय के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। और यहां तक आते आते अब भगत सिंह का जो धीरे धीरे संपर्क है वो उन क्रांतिकारियों के साथ होना शुरू हो जाता है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में क्रांतिकारी मूवमेंट में बहुत सारे भूमिका अदा की थी, जिसमें से प्रमुख रूप से हम नाम लेना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद का। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे इनके विचार जो है वो बिल्कुल गांधी के विपरीत होते चले जाते हैं और कई सारे आगे ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनके जीवन को प्रभावित करती जाती हैं। और उन घटनाओं के सहारे इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेकों काम किए, जिसमें एक घटना होती है 1927 और 28 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। अब कुछ रीजन ऐसे थे, एक्चुअली ये भारत में कानून शासन की स्थापना के लिए, सरकार की स्थापना के लिए आया था और उसका एक तरह से सर्वे कर रहे थे लोग कि किस तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहां पर की जाए। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब भारत के लिए कानून बनना है, भारत के लिए नियम बनने हैं, भारत के लिए व्यवस्था होनी है और उसमें किसी भारतीय को ही शामिल नहीं किया जाता। स्वाभाविक सी बात थी, लोगों का रोष था, इसके लिए लोग आक्रोशित थे और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। जगह जगह साइमन वापस जाओ की बातें हो रही थी। इसी तरीके का एक प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन के लिए एक प्रोटेस्ट जो है वो लाहौर में हो रहा था। किसके नेतृत्व में? इस घटना को आप जानते हैं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा था और एक अंग्रेज अधिकारी
जे स्कॉट ने इस जुलूस पर, या ये जो विरोध हो रहा था जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, इस पे लाठियां चार्ज करवा देता है और इसमें कई सारे लोग घायल होते हैं। उन घायलों में एक नाम लाला लाजपत राय का भी होता है। कहा गया कि उसी लाठीचार्ज के कुछ समय बाद लाला लाजपत राय को इतनी ज्यादा चोटें आ गई थी कि उनकी डेथ हो गई। और भगत सिंह जो है वो लाला लाजपत राय को एक तरह से अपना गुरु या अपना नेता मानते थे, या उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो स्कॉट की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। अब देखिए यहां पर उनको कुछ और लोगों की जरूरत थी। यहीं पर इन्होंने 1928 में इसी घटना के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए अब ये स्थापना क्या थी, इसके पीछे थोड़ा सा हम आपको बता दें। इसकी स्थापना वैसे 1924 में ही सचिंद्रनाथ सान्याल ने कर दी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम पर। लेकिन जब ये चंद्रशेखर आजाद से मिले और इन लोगों के विचारों का जो झुकाव था वो सोशलिज्म की तरफ था, समाजवाद की तरफ था, तो उस समाजवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों में समाजवादी भावना को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA था उसमें एक नया शब्द ऐड कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द ऐड कर दिया, रिपब्लिक एसोसिएशन। और इन्हीं लोगों के साथ मिल करके प्लान बनाते हैं और 1928 में JP सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। किसके साथ मिलकर? सुखदेव, राजगुरु, इन दोनों के साथ मिलकर। हालांकि इनके साथ इस समय चंद्रशेखर आजाद भी थे जो गेट पर निगरानी कर रहे थे। अब आपके सामने एक मन में बात आ रही होगी जी कि गोलियां तो स्कॉट ने चलवाई थी, हत्या जो है सॉन्डर्स की कैसे हो गई? तो इसमें हुआ क्या कि ये लोग पहचान नहीं सके स्कॉट को, और स्कॉट की जगह जो वहां पर देख रहे थे उन्होंने कह दिया कि यही है स्कॉट, और उस धोखे में इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और इसके बाद इन लोगों ने फिर उसके बाद वहां से भाग जाते हैं, अंग्रेज इनके पीछे पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीजें उस दौरान होती हैं। इनको हालांकि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है, लेकिन उस घटना के बाद ये वहां से कहा जाता है कि इनकी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आपने नाम सुना होगा इनका, दुर्गावती। ये दुर्गावती को अपनी पत्नी का रूप देते हैं, यानी कि हालांकि किसी और की पत्नी थी, तो इनके साथ जो है वो निकल जाते हैं कानपुर। और वहां पर कुछ दिनों रहने के बाद इनको ये एहसास होता है कि इस तरह से भागने से और बचने से काम होने वाला नहीं है, अंग्रेज जो है वो हमारी बातों को सुनने वाले नहीं है। इसलिए भगत सिंह अब कुछ और प्लान करते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्लान क्या था कि इनको था कि अब किसी तरह से हमें अंग्रेजों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, अंग्रेजों तक यानी भारत में भी और भारत के बाहर ब्रिटेन में भी, जहां पर इनकी बातों को सुना जाए। और उस समय ये लोग प्लान करते हैं 1929 में कि हम लोग सेंट्रल असेंबली में एक बॉम्ब फेंकेंगे। अब देखिए प्लान बना लिया इन्होंने। अब बॉम्ब फेंकने में कई सारे लोगों की जाने जा सकती थी यार, लेकिन इनका इरादा ऐसा नहीं था। इनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और इनका पर्पस सिर्फ सुनाना ही था, ना कि किसी की जान लेना। और ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, इनके एक और सहयोगी BK दत्त के साथ मिलकर के
सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं और वहां पर कई सारे पर्चे फेंके जाते हैं जिसमें आजादी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह के नारे लिखे होते हैं, हमें हमारी आजादी वापस दो, अंग्रेजों वापस जाओ, इस तरह के नारे होते हैं। यहां से इन लोगों को, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में रखा जाता और इनका एक मकसद और था कि जब ट्रायल होगा, जब जज के सामने जाएंगे तो जो ये अपनी बातें कहेंगे, इनकी बातों को सुना जाएगा, उसको छापा जाएगा और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। भारत में भी इसके बाद लोगों में बहुत सारी चेतना आई और इनकी बातें विदेशों के अखबारों में भी प्रकाशित होने लगी। इसी दौरान इन लोगों ने जेल में जेल की परिस्थितियों के खिलाफ, जेल में जो इनको खाना मिलता था, जेल में जो कपड़े मिलते थे, जेल में जो सुविधाएं मिलती थी, उसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनके साथ एक प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने भूख हड़ताल करी थी वे थे जतिन दास। अब एक चीज यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो ध्यान देनी है कि इस भूख हड़ताल के दौरान इनसे मिलने दो प्रमुख लोग गए। कौन कौन थे? एक तो पंडित नेहरू और दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इन दोनों के कहने के बाद भगत सिंह ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और अंग्रेजों से भी इनको आश्वासन मिला कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जतिन दास जो है, इस दौरान भूख हड़ताल खत्म होने से पहले 63 दिन तक लगातार भूखे थे और इस दौरान इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है और धीरे धीरे वो समय भी आता है कि जब भगत सिंह को, देखिए भगत सिंह पे दो केस थे, एक सॉन्डर्स की हत्या का केस और दूसरा जो सेंट्रल असेंबली बम कांड था। तो सबसे पहले इसका फैसला आया जिसमें इनको आजीवन कारावास की सजा हुई। आजीवन कारावास की सजा होती है और थोड़े समय के बाद दूसरा जो फैसला आता है सॉन्डर्स की हत्या का, उसमें इनको फांसी की सजा, इनको सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। चलिए फांसी पे हम लोग थोड़ा सा बात करें, उससे पहले यहीं पे हम लोगों को थोड़ा सा बात कर लेनी है गांधी और इनके रिलेशन पर। देखिए अक्सर टीवी डिबेट हो या आपस में हम लोग बात करें या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहां पे कहते हैं कि गांधी ने चाहा होता तो इनको बचा लिया होता। तो देखो था क्या मैटर, 1931 में एक समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच, जो उस समय वाइसरॉय था। इसके साथ समझौता ये होता है कि गांधी जो है 1931 में, इस पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जब गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटेन में हो रही थी, सेकेंड का मतलब पहले एक हो चुकी थी और उसमें गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब बगैर गांधी के भारत के बारे में कोई फैसला वहां से बैठकर, लंदन से बैठ के नहीं हो सकता था। गांधी को वहां जाना बहुत जरूरी था। किसके लिए? सोचने के लिए अंग्रेजों को ये सोच थी, अंग्रेजों की ये सोच थी कि वहां पे जाना बहुत जरूरी है, तो गांधी नहीं गए। अब उसके बाद ये समझौता हुआ, देखिए यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाने को तैयार हो जाते हैं, बदले में कुछ मांग करते हैं। वो क्या मांग होती है कि जितने भी पॉलिटिकल बंदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, जिनको की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से जेल में डाला गया है। यहां पे समस्या क्या थी कि भगत सिंह के साथ जो था, भगत सिंह के ऊपर एक हत्या का चार्ज था। इस आधार पे इस समझौते के तहत तो ये रिहा नहीं हो सकते थे, इसके लिए गांधी से अलग से मांग होनी चाहिए थी। अब गांधी ने यहां पे क्या सफाई दी कि भगत सिंह स्वयं ही जीना नहीं चाहते, क्योंकि जो उस समय प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी कि मुझे यहां से सजा, जैसे आज राष्ट्रपति के पास जाता है सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपनी फांसी को बचाने के लिए, तो उस तरह से भगत सिंह प्रिवी काउंसिल में नहीं जाना चाहते। तो ये चाहते ही नहीं थे कि उनको जिंदा रखा जाए, या वो अपने शान के खिलाफ समझते थे, क्योंकि महान क्रांतिकारी थे, विचारों में इनके क्रांति भरी हुई थी, तो ये चाहते ही नहीं थे कि मुझे जो है
जिंदा ही नहीं रहना, और ये चाहते थे कि जब मेरी डेथ होगी तो मेरे जैसे हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। इस सोच के साथ इन्होंने कभी अपील ही नहीं की। अब यहां पे एक नाम और आपको बता दूं, मदन मोहन मालवीय का। हम लोग इन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। मदन मोहन मालवीय ने हालांकि इनकी फांसी को आजीवन कारावास में चेंज करवाने के लिए एक अपील की थी, लेकिन अगर अपील इस तरह की कोई कर सकता था तो स्वयं भगत सिंह थे, और भगत सिंह ने ऐसी कोई अपील नहीं की। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग, इनको जो फांसी का दिन था 24 मार्च 1931 को इनको फांसी होनी थी। ये पूरे भारत को पता था कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर के जेल में फांसी दी जाएगी। अंग्रेज इस चीज को समझ रहे थे कि उस दिन कोई बड़ा दंगा हो सकता है, कोई विद्रोह हो सकता है, या हो सकता है कि जनता जेल पे ही धावा बोल दे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को 7:33 पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया। अंग्रेजों को सारा कुछ पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। कहा जाता है कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सतलज नदी में ले जाकर के फेंक रहे थे अंग्रेज। तभी लोगों को भनक लग जाती है, लोग वहां पे पहुंचते हैं, अंग्रेज जो है वहां से भाग जाते हैं, और लोग इनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके वहां पर इनका अंतिम संस्कार होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से एक महान क्रांतिकारी का 23 मार्च 1931 को देहांत हो जाता है। और भगत सिंह बिल्कुल बेशक से मर गए हों, लेकिन इन्होंने जो क्रांति की एक मशाल जलाई थी वो तब तक जारी रही जब तक कि भारत आजाद नहीं हो गया। एक चीज यहां पे, दो चीजें आप इनके बारे में और जान लीजिए कि एक तो 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि गांधी जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और दूसरा, जब ये जेल में थे तो जेल में रहने के दौरान देखिए इनका विचार थोड़ा सा सामाजिक सोशलिज्म की तरफ झुकाव था इनका, और उसी दौरान कुछ पत्रों का जवाब देने के लिए इन्होंने कुछ स्मरणार्थ, कुछ लेख लिखे थे। वाई आई एम एन एथिस्ट, इनकी किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो और किताब नहीं है बल्कि ये कुछ पन्नों का लेख है जो कुछ लेटर्स के रिप्लाई में इन्होंने दिया था। तो आज हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, और पहली क्लास थी तो थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड और जरूरी वीडियो हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तो आज हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा। अगली जो हमारी क्लास होगी हम कोशिश करेंगे कि वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हो। वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, और पता है सारा ना, लाइक करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए आप लोग। इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो गए आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।